हेलो फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ओके, सो मैकेनिकल एनर्जी का सेकंड टाइप काइनेटिक एनर्जी, एंड इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू स्टेट ऑफ मोशन. अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? सिंपल सी बात, काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, अ कार इज मूविंग ऑन द रोड. स्ट्रेट लाइन में कार चल रही है, कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी. योर फैन इज मूविंग, घूम रहा है, तो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, मैं अभी मूव कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, जब तक कोई भी बॉडी मूव कर रही है काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर. एक स्टोन लिया, स्टोन को लेके ऐसे करके फेंका और गया वो किसी के कांच को तोड़ा, करना मत. तो स्टोन के अंदर कुछ एनर्जी थी तभी तो कांच टूटा. या आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा होगा, जब पुराने वाले एपिसोड्स थे, यहाँ से टप्पू ने क्रिकेट खेला, टप्पू भिड़े अंकल का कांच तोड़ देता है, ट्यूशन टीचर का. वही चीज़ है. बॉल के पास क्या थी? काइनेटिक एनर्जी. किस पे स्ट्राइक हुआ? ग्लास पे. तो ग्लास पे स्ट्राइक हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हुई, उसने ग्लास को तोड़ा. तो ग्लास क्यों टूटा? क्योंकि बॉल के पास एनर्जी थी. कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. काइनेटिक एनर्जी के टाइप्स क्या क्या होंगे? सो नंबर 1, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. नंबर 2, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. एंड नंबर 3, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. अब ये चीज़ें जाने मानी लग रही हैं. कैसे? देखो, मोशन पे डिपेंड करती है. मोशन की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है. सो जिस तरह का मोशन होगा उस तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी. सिंपल सा कॉन्सेप्ट. सो अगर तो मोशन लीनियर है, लीनियर मींस ट्रांसलेशनल मोशन है. बॉडी कहाँ चल रही है? बॉडी चल रही है स्ट्रेट लाइन पाथ में. व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन पाथ, दैट मीन्स द बॉडी हैज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? देन सेकेंड वन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. रोटेशनल का कैसे बताएंगे? कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है. रोटेटिंग बॉडी कौन सी होती है? कोई भी बॉडी अगर उसको किसी पॉइंट पे फिक्स कर दिया और कहीं से भी फोर्स लगाया तो बॉडी रोटेट करती है, घूमती है. इस पॉइंट के अबाउट उसके पार्टिकल्स घूमते हैं. दिस इज रोटेशन. ठीक है, सो इस दौरान जो उसके अंदर एनर्जी होगी, दैट एनर्जी विल बी रोटेशनल एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी. वाइब्रेशन क्या है? कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट कर रही है, ठीक है ना, वाइब्रेटिंग बॉडी पोजेस विच टाइप ऑफ एनर्जी? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो. सिंपल, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है अगर बॉडी के अंदर. ठीक है, अब आगे चलते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं. देखिए, ट्रांसलेशन का एग्जांपल क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ, ये रही बॉडी, इधर से मूव करके आ गई इधर. सिंपल. तो इस ए पोजीशन से बी पोजीशन आने के लिए बॉडी ने स्ट्रेट लाइन मोशन किया. तो मोशन के दौरान जो एनर्जी थी, दैट वाज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, और कैसे ले सकते हैं इसको? दूसरा, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. ओके, एंड मोशन ऑफ अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल. मोनो एटॉमिक मतलब मोनो एटॉमिक गैस. सिंपल, सिंगल एटम है. ठीक है, एक सिंगल एटम है. अब ये सिंगल एटम अगर मूव कर रहा है तो कैसे मूव करेगा? इधर से इधर आएगा. ठीक है, ऐसे ऐसे चलता रहेगा. ऐसे चलेगा, कहीं ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा स्ट्रेट लाइन में. भले ही अपने पाथ को जिगजैग कर ले, लेकिन स्ट्रेट लाइंस में चलता है ना. तो स्ट्रेट लाइन में चलना मीन्स ट्रांसलेशनल मोशन. सो इट विल हैव ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? किसके अंदर? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनो एटॉमिक गैसेस, यू कैन से मोनो एटॉमिक गैसेस. तो उसके पार्टिकल्स होंगे, उसके अंदर होगी. मोनो मतलब सिंगल एटम. रोटेशनल क्या होगा? कि बॉडी रोटेट कर रही है, फैन रोटेट कर रहा है. रोटेट करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होगी. ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर का, मिक्सी का वो ब्लेड रोटेट करता है, सेम थिंग. एंड इसको अगर एटम्स में लें तो डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. कैसे? देखो क्या होता है, जब आपके मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं, लेट से एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है. ठीक है, सॉरी, दो एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल इन्होंने मिलके बनाया. अब ये आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इन्होंने आगे जाना है, तो क्या करेंगे? ये आपस में भी घूमेंगे, ये आपस में रोटेट करते रहेंगे, आपस में घूमते रहेंगे और आगे भी चलते रहेंगे. यानी घूम भी रहे हैं और आगे भी चल रहे हैं. सो जब ये आपस में घूम रहे हैं, एक दूसरे पे रोटेट कर रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी है इसके अंदर? रोटेशनल एनर्जी. एंड मीनवाइल वो आगे भी चलते हैं, तो आगे चलने वाली एनर्जी कौन सी है? ट्रांसलेशनल एनर्जी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं वाइब्रेशन पे. वाइब्रेशन कैसे हो सकता है? एक स्ट्रिंग लिया,
उसको फिक्स किया, बीच से प्लग कर दिया, तो स्ट्रिंग इस तरह से वाइब्रेट होता है। स्ट्रिंग को खींचो, टन 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 टन, इस तरह से वाइब्रेट होगा। गिटार का स्ट्रिंग वाइब्रेट होता है। पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करता है। दिस इज वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी। किसी ड्रम की जो स्किन होती है उसको ढोलक की स्किन को स्ट्रक करो, वो ऐसे वाइब्रेट करेगी ना, सो उसे कहेंगे उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इसको अगर मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में देखें तो देखो कोई भी हमारा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, डायटॉमिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स आपस में घूम भी रहे हैं, यानी रोटेशनल एनर्जी है, आगे भी चल रहे हैं, ट्रांसलेशनल भी है, लेकिन घूमने के साथ साथ वाइब्रेट होते होते घूम रहे हैं। अब आपस में भी वाइब्रेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, तो वो कौन सी एनर्जी है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो ये था आपका काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन और इसके टाइप्स। अब आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी को मेजर कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला निकालेंगे। एक्सप्रेशन या मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकलना कैसे है, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस किस पे करेगी। एनर्जी आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है बच्चों, अब देखो लेट्स से कि ये बॉडी है, ठीक, और एक और बॉडी है, ये रही, सेम बिल्कुल एक जैसी दो बॉडीज हैं। अभी ये मूव कर रही है बहुत तेज से, देख खतरनाक से मूव कर रही है, बहुत तेज स्पीड में। ये बेचारी हल्की चल रही है। ठीक है, तो देख कर ही क्या बोलूंगा कि यार इसकी एनर्जी बड़ी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है, ये लो एनर्जी है, ये ज़्यादा एनर्जी है। क्यों, एक जैसे हो लेकिन बहुत तेज, एक स्प्रिंटर बहुत तेज भाग रहा है, ठीक है, तो यार बड़ा एनर्जेटिक आदमी है यार, ठीक है ना, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी उसकी हमने स्पीड या वेलोसिटी को देखकर आइडिया लगाया, एक चीज़। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसके मोशन को देखेंगे यार, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। लेट्स से आपने एक बॉडी ली, बचपन में वो कार से खेला है ना, पीछे खींचते थे टॉय कार को, छोड़ देते थे, वो आगे जाती थी। ठीक है, अगर मान लो कि उस टॉय कार को जरा सा पीछे खींचा तो जरा सा आगे जाएगी, ज्यादा पीछे खींचा तो ज्यादा आगे जाएगी, यानी उसके अंदर ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब अगर किसी बॉडी के पास 10 एनर्जी है तो वो 10 वर्क कर पाएगी, थोड़ा सा वर्क करेगी। किसी के पास 100 एनर्जी है तो उससे ज्यादा वर्क करेगी ना। सो डायरेक्टली हम उसको वर्क डन से मेजर करते हैं कि कोई बॉडी चल रही है, कितना काम कर रही है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो उसके रेस्ट पे आने का मतलब है उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई। सो कैलकुलेशन कहाँ से हम रिलेट करेंगे इसको, कि किसी बॉडी के पास एनर्जी है, अभी वो बॉडी मूव कर रही है, तो उसकी एनर्जी कब खत्म हो जाएगी, वो वर्क करती जाएगी, उसकी एनर्जी खत्म होती रहेगी। तो उसने कितना वर्क कर लिया रेस्ट पे आने से पहले, रेस्ट का मतलब तो एनर्जी खत्म हो गई। ठीक है, सो वही है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट, वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी होगी। यही से फॉर्मूला उसका निकलना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटेड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग द बॉडी। अब देखो हम उसको वर्क डन डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते कि उसने कितना काम कर लिया। हम क्या करते हैं कि कोई मूविंग बॉडी आ रही है, हम उसको अपोज करेंगे, उसके मोशन को रोकेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ, हमारी एनर्जी जाएगी, मतलब हमारा फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ भी होगा, तो हमारा वर्क डन हुआ। तो हम कहेंगे कि यार किसी बॉडी को अगर मैंने फटाफट से आराम से रोक दिया तो उसके अंदर एनर्जी कम थी, है ना, और किसी बॉडी को रोकने मुझे बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ा है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा थी। That means I can measure the kinetic energy of that body in terms of work done by me in stopping the body। उस बॉडी को पूरा खत्म करना है, उसके मोशन को बिल्कुल जीरो कर देना है, रोकना है। ठीक है, तो यही से हम लोग निकालेंगे वर्क डन। देखो तो आपको पता चल गया कि ये वर्क डन के बराबर होने वाली है, यानी काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू वर्क डन इन स्टॉपिंग। ओके, अब कंसिडर कर लेते हैं कि एक बॉडी है, दिस इज द बॉडी ऑफ मास m। ठीक है, बॉडी का मास m है एंड इट इज मूविंग। अब मूविंग है, लेट्स से कि इसकी मूव करते हुए इसकी वेलोसिटी v है। ओके, ये बॉडी आ गई यहां पे, सेम वही, अभी भी मूव ही कर रही है, लेकिन क्या हुआ, इस पॉइंट पे आप आए और आपने इस बॉडी को रोकना चाहा, तो आपने क्या करा, फोर्स लगाया। आप इसकी तरफ ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी को रोकने नहीं दे रहे, क्या एकदम बॉडी रुकती है,
नहीं रुकती। बॉडी क्या करेगी, यहाँ से लेकर थोड़ा सा आगे आएगी, चाहे आपको खिसकाते हुए आए, जैसे मर्जी आए, आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे थोड़ा सा ही सही, डिस्प्लेसमेंट तो होगा। ठीक है, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस डिस्प्लेसमेंट को बोलता हूँ एस। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट एंड आफ्टर द अपोजिंग फोर्स इज अप्लाइड। आप कितना फोर्स लगा रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो एफ, दिस इज द अपोजिंग फोर्स। ठीक है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस। ठीक है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अपोजिंग फोर्स आपने लगाया है। ओके, रोकना चाह रहे हैं। अब बॉडी का मास कितना है, एम। देखो क्लियर सी बात है कि मैं कहूंगा कि बॉडी में वर्क डन कितना होगा, हमने कितना वर्क डन किया, वर्क डन इन स्टॉपिंग द बॉडी, मैंने जितना फोर्स लगाया और जितना क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। सिंपल सी कहानी, मैंने जितना फोर्स लगाया, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना लगाना है। ठीक है, अब फोर्स तो मुझे पता है, मैं कैसे निकालूंगा, सीधा सीधा निकाल दूंगा, मास इनटू एक्सेलरेशन से। फोर्स तो डायरेक्ट है, क्लियर सी चीज है कि मास है, और एक्सेलरेशन मींस हम यहाँ पे रिटार्ड कर रहे हैं बॉडी को। ठीक है, एक्सेलरेट नहीं कर रहे, रिटार्ड कर रहे हैं, तो नेगेटिव में चलेंगे। ठीक है, बॉडी को रिटार्ड कर रहे हैं, उसकी मोशन को रोक रहे हैं। ठीक है, अब बात बचती है कि वो डिस्प्लेस कितना करेगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू एस। इसी फॉर्मूले को यूज करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, वो है इनिशियल वेलोसिटी को यू से लिखते हैं ना, लेकिन मैंने यहाँ मान लिया इसको कि ये वी थी, यू उसका सिंबल है लेकिन वी इसकी वैल्यू है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी को वी से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे वी कितना हो गया आपका, जीरो, कुछ नहीं है, वेलोसिटी खत्म हो गई, रुक गई, बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे आ गई है, तो जीरो हो गई। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ये हो गया है एस। ठीक है, और हमने कितना एक्सेलरेशन कितना लगाया, एक्सेलरेशन यूज करते हैं ना इक्वेशन में, वो माइनस है। माइनस है क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस इज बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन, क्योंकि हम लोग यहाँ रिटार्ड कर रहे हैं। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, डेटा इतना ही है हमारे पास, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन कौन सी होती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, जीरो। यू स्क्वायर, यू की जगह वी लिखना है, वी स्क्वायर प्लस 2as, तो 2 तो 2 रहेगा, a क्या हो जाएगा, माइनस ए, तो इसको लिख सकता हूं माइनस 2as। तो यहां से देखो, इसको इधर लाके क्या लिख सकता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट को लिख सकता हूं, या ऐसे लिख लेते हैं पहले, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर, सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गया वी स्क्वायर अपॉन 2a। क्लियर, अब देखो स्टार्टिंग से ही बोल दिया था कि जो ये हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया है, या वर्क डन इन स्टॉपिंग अ बॉडी, स्टॉपिंग द बॉडी, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W इक्वल्स टू एफ इंटू एस, इतना वर्क डन करना है। फोर्स कितना लगाऊंगा मैं, ma ऑब्वियसली, m इंटू ए, एक मिनट। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बॉडी में, अभी आपने निकाला वी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, क्या हो गया, इससे ये कट गया, तो क्या बचा कि द वर्क डन इज इक्वल्स टू, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकला, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, कंक्लूजन क्या निकला, दिस इज द, ये तो पहली बात तो निकल गया आपका इसका एक्सप्रेशन। ओके, अब इस पूरे सिनेरियो से मुझे बात क्लियर होती है कि किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, एक चीज तो उसकी वेलोसिटी पे तो डिपेंड है कि बॉडी जितनी तेज भाग रही है, दूसरा किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी मास के ऊपर, कि जितना बॉडी का मास ज्यादा है दैट मीन्स उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। क्लियर, ऐसे ही क्या होता है, देखो इसमें मान सकते हैं, कैसे इसको प्रैक्टिकली लेके चलेंगे। लेट्स से कि ये एक पाथ है जिसमें ये एक बॉडी और उसी पे ये बॉडी, ये मास ज़्यादा की है, ये कम मास की है। आप यहाँ खड़े हो, आपको इस बॉडी को रोकना है, ठीक है,
आपको इन दोनों बॉडी को रोकना है, दोनों आप ही हो। ये बॉडी कैपिटल एम की है, स्मॉल एम की है, वेलोसिटी इसकी भी वी है, यानी इस दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। आप खुद सोचो कि एक ट्रक आ रहा है, एक साइकिल आ रही, दोनों सेम स्पीड से, किसको रोक सकते हो यार? साइकिल को, ठीक है। ट्रक को रोकना इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि ट्रक को रोकने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी थी पहले, भले इसकी स्पीड कम थी या इसके बराबर थी, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी थी। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा था, ठीक है। और अगर यही बोल देंगे यहाँ पे कि अब दोनों बॉडीज़ अगर सेम मास की आ गई, बट इसकी वेलोसिटी अगर मान लो 10 है, इसकी 100 है या 20 है, तो ऑब्वियसली इसको रोकना मुश्किल होगा ना, ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा। सिंपल है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कैसे मेजर करेंगे? इन टर्म्स ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग द बॉडी। ये निकल गया हमारा इसका एक्सप्रेशन। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका रिलेशन मोमेंटम से कैसा होता है बॉडी के। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी। देखो मोमेंटम हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, बस उनके बीच में रिलेशन ढूंढना है। सो सी देयर इज अ बॉडी ऑफ मास m, इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस बॉडी का मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p एंड इट इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, so p is equals to mv, okay, and the kinetic energy of body is half mv square, okay. Now we have to find the relation between these two. So what I'll do, I will find the value of v from this equation and will put into this equation number 2. So यहाँ से अगर मैं v निकालूंगा तो v कितना हो जाएगा? p upon m। इस v की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। So kinetic energy equals to हाफ m इंटू, अब v की वैल्यू है p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ठीक है। तो एक m से एक m कट गया, कितना बच गया यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m। सो एक रिलेशन तो आपका ये आ गया कि काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m, ओके। और एक दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है? 2m को ऊपर लेके जाओ, काइनेटिक एनर्जी को k से लिखता हूँ, 2m ऊपर आ गया, सो 2m ऊपर आया, k से की गया काइनेटिक एनर्जी को 2m के इक्वल्स टू p स्क्वायर। स्क्वायर को हटाना है तो रूट करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? p इक्वल्स टू अंडर रूट 2m k। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसके ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बच्चों एग्जाम्स में, ठीक है, और एक कभी कभार डिराइव करने के लिए भी आ जाता है, ठीक है। सो आसान सा कॉन्सेप्ट है, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यू v की रख के काइनेटिक एनर्जी में रख देनी है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो p स्क्वायर अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी को p स्क्वायर टू 2m, और p इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m k, वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये हो गया खत्म। अब नेक्स्ट देखो यार, एक चीज हो सकती है कि यार लेट्स से कि देयर इज अ बॉडी ऑफ मास m। ये एक बॉडी है जिसका मास कैपिटल M है, ओके। और एक बॉडी है दूसरी जिसका मास स्मॉल m है। अगर इन बॉडीज का मोमेंटम सेम है, किसी भी तरह से मोमेंटम सेम है, कैसे हो सकता है भाई? वेलोसिटीज डिफरेंट है तो मोमेंटम सेम हो सकता है। इसका मोमेंटम भी p है, इसका मोमेंटम भी p है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? Let's say this is the body A and this is the body B. A is heavier than B. तो जरा कोई बताएगा इसमें कैसे होगा? बता सकते हैं आप कि इसका मास m है, मोमेंटम p है, सो इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ A विल बी हाउ मच? वी नो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m, तो p स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल M, ओके। इसकी एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ B p स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल m, ओके। नाउ अब इनके बीच में रिलेशन बताओ जरा, इनके बीच का रिलेशन क्या होगा? कौन ज्यादा होगा, किसकी वेलोसिटी? कुछ तो पता है रिलेशन पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड कर देते हैं। सो अगर मैं ऐसा लिखता हूं के ए अपॉन के बी, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, ये आएगा पी स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल M अपॉन पी स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल m। तो आंसर क्या आएगा? सबको पता है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा?
सॉरी, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटेगा तो काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी क्या आ जाएगा, देखो ये ऊपर गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटा, 2 से 2 कटा, ठीक है। सो क्या आ गया हमारे पास, m अपॉन m, ठीक है। दैट मीन्स अब इस रेशियो से आप क्या समझ सकते हैं, हमने कहा अगर 2 बॉडीज का मोमेंटम बराबर था, इफ 2 बॉडीज ऑफ डिफरेंट masses have same momentum, okay, so what will be the ratio of their kinetic energy, this will be the ratio of their kinetic energy। यहां से क्या प्रूव कर सकता हूं यार, मैंने कहा कि m जो था वो कैपिटल M से कम था, since m is less than m तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ A will be less than काइनेटिक एनर्जी ऑफ B, क्योंकि रेशियो सेम है, इक्वल है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ A will be less than the kinetic energy of B, this is an important relation, ठीक है। हमने सिंपल से स्टडी किया 2 बॉडीज को लेके डिफरेंट मासेस की और उनकी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताया है अगर उनकी मोमेंटम सेम है, ठीक है। सो जो हल्की बॉडी होगी, हल्की बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द हेवियर बॉडी, ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई होगी, ठीक है। एक तो आता है आपके पास, ये सिंपल था, आसान सा था, ठीक है। एक सेकंड कंडीशन आ सकती है इसके अंदर कि एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, बड़ी बॉडी है, और एक बॉडी है जिसका मास m है, छोटी बॉडी है। अब मैंने कहा इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम, दोनों की काइनेटिक एनर्जी k है। अब इनके मोमेंटम कैसे होंगे, मोमेंटम्स के बीच में रिलेशन ढूंढते हैं, ठीक है। तो सी, इसका मोमेंटम क्या होगा, पी ए, दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी, सो इसका पी ए कितना होगा, हमें पता है रिलेशन क्या होता है, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk, अभी निकाला था, अंडर रूट 2mk, ठीक है। और इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी बी अंडर रूट 2 स्मॉल m k, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज सेम, सो दोनों जगह k आया, ठीक है। अब पी ए अपॉन पी बी निकालूं जरा, तो क्या आ रहा है, अंडर रूट 2mk अपॉन अंडर रूट 2 स्मॉल m k, अंडर रूट कॉमन आ जाएगा, उसमें कैसे हो जाएगा ये पी ए अपॉन पी बी इक्वल्स टू रूट कॉमन, ठीक है, 2 से कटा 2, k से कटा k, तो अंडर रूट कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, देखिए कैपिटल M अपॉन स्मॉल m आ गया, तो यहाँ से आप इस चीज़ को क्या कंक्लूड करेंगे, देखिए इस रेशियो के अंदर भी ऊपर आ रहा है हमारा m कैपिटल वाला, नीचे आ रहा है m स्मॉल वाला, दैट मीन्स कि जो मोमेंटम ऑफ A होगा वो ज़्यादा होगा मोमेंटम ऑफ B से, ठीक है, सिंस m इज ग्रेटर देन m, ठीक है। ये वाला मोमेंटम सॉरी ये वाला मास इस मास से ज़्यादा है तो ये इससे ज़्यादा होगा, दैट मीन्स मोमेंटम ऑफ A विल बी ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ B। तो डिफरेंट मास की बॉडीज सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ थी, उनका मोमेंटम भी क्या आया, डिफरेंट आया, ठीक है। क्यों डिफरेंट आया, वेलोसिटीज़ की वजह से, सिंपल सा केस था। यह है रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम।